चुनावी सफर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बात करेंगे कांग्रेस के राव यादवेंद्र और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया से और जानेंगे जनता के मुद्दे भी। तो चलिए आज के चुनावी सफर पर। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र जिसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, भौगोलिक रूप से इतना बड़ा कि एक तरफ चंदेरी के रेशमी एहसास को महसूस कर सकते हैं तो दूसरी तरफ चंबल के तेवर को, बुंदेलखंड के मिजाज को भी और मालवा के स्वाद को भी। इस इलाके पर सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है। राजघराने का दबदबा कुछ यूं कि यहाँ 19 दफे जो चुनाव हुए हैं उसमें 14 बार सिंधिया राजघराने का सदस्य ही जीता है। लेकिन इस बार टक्कर बड़ी है, टक्कर कड़ी है। सामने कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं। गुना संसदीय क्षेत्र में 3 जिले हैं, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। अशोकनगर और शिवपुरी जिले में 3-3 विधानसभा और गुना में 2 विधानसभा हैं, यानी संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें, जिस पर 2 पर कांग्रेस, 6 पर बीजेपी का कब्जा है। गुना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 6वीं बार पत्नी बेटा सब चुनाव प्रचार में उतरे हैं। सुबह ही समर्थक शिवपुरी की बॉम्बे कोठी में जुटे हैं। यहां से कारवां आगे बढ़ता है। जगह जगह स्वागत, नारे और ढोल। मंच पर पहुंचते हैं तो अंदाज अलग हो जाता है। गाते गुनगुनाते भी हैं। सुहाना सफर और लाडली बहनों को बुलाते हैं। पास आ जाओ ना, इतनी दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, इतनी दूर खड़ी हो। आज लालगढ़ से एक गांव तक इलाके में हुए बदलाव को याद दिलाते हैं। मैंने पगडंडी आपके शब्दकोश से निकाल के उखाड़ दी और मखमल की सड़कें बना दी। प्रधानमंत्री की भी बात करते हैं और राम मंदिर के बारे में भी बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक नक्षत्र की तरह उभार रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रोजाना इस तरह से नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आराम से गांव वालों की बात सुनते हैं, उनके बीच में उनसे बातचीत करते हैं, कुछ इस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं। हालांकि मंच से बार बार जिन सड़कों को मखमली बताते हैं, खुद को दर्जी उसमें इतने पैबंद दिखे कि गिनना मुश्किल। हम भी उनके सियासी सफर में साथ हुए, बातें की। गुना शिवपुरी वो इलाका जहां बुंदेलखंड भी है, थोड़ा बहुत चंबल भी है, थोड़ा बहुत राजस्थान भी है और बहुत सारे सिंधिया जी भी हैं, इसलिए क्योंकि 37 सालों से इसी परिवार ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लगातार कई गांवों का दौरा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है NDTV पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर तमाम सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर आप लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग आपसे अपने घर परिवार, चूल्हे की, पानी की, सड़क की समस्याएं बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी काफ़ी दिनों से एक क्षेत्र पिछड़ गया था क्या? क्योंकि लगातार हम भी जब जा रहे हैं तो पानी की एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों की पानी नहीं अनुराग, एक तो जिस सड़क, उदाहरण के तौर पे जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, यहाँ कोई सड़क नहीं थी, जैसे मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा। ये 18 किलोमीटर की सड़क मैंने इस क्षेत्र में बनवाई थी। यहाँ पगडंडी होती थी, यहाँ एक बिजली का खंबा नहीं होता था। ये फोकस करो खंबे पे, इधर खंबे दिखा दीजिए। एक बिजली का खंबा नहीं होता था। ये एक बिजली का खंबा तार के साथ मैंने एक गांव तक पहुंचाया है।
ऐतिहासिक विकास और प्रगति इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि विकास और प्रगति कभी स्तर नहीं होती, निरंतर चक्र होता है। अगर 10 मांगे पूरी होती हैं तो 10 और नए मांगे आती हैं, और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मांग उसी से की जाती है जिसकी क्षमता हो उस मांग को पूरी करने के लिए। खास करके आपने अभी पानी की बात की, पानी की किल्लत की बात जो है पूरे प्रदेश भर में, क्यों, खास करके हमारे इस मालवा ग्वालियर चंबल इलाके में इस बार अपेक्षा से बहुत कम पिछले वर्ष वर्षा हुई। यही सीज़न है जब वाटर लेवल कम होता है। इस सीज़न में वाटर लेवल कम हुआ है, बोरिंग भी 700-800 फीट तक चला गया है। जिस तरीके से हमारे बांध और सब कुछ भरने चाहिए थे पिछले वर्षा ऋतु में, वो भर नहीं पाए। करीब 30-40% कम वर्षा हुई। तो इस बार संकट जरूर है, पर उस संकट का भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। बोर्स के ज़रिए, टैंकर्स के ज़रिए हो रहा है। सर, आप अपनी पारिवारिक सीट पर दोबारा लौटे हैं, पिछले चुनाव से क्या कुछ सीख कर आए? जब लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहीं था लड़ने के लिए। ठीक है, पर मैं लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहाँ था। मैं 5 साल भी यहीं था। आपने अभी उदाहरण भी सुन लिया, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, बाढ़ आई थी शिवपुरी में, मैं सदैव यहीं था। मेरा रिश्ता इस क्षेत्र के साथ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति केवल एक माध्यम है उस सेवा को आगे बढ़ाने की, उससे ज़्यादा नहीं है। तो राजनीति और चुनाव हमारे लिए अंत नहीं है, चुनाव हमारे लिए शुरुआत है उस सेवा की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए। सर, फिर से एक यादव उम्मीदवार आपके सामने हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा इससे, राहुल गांधी प्रियंका के दौरों से? इस क्षेत्र में सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। इस क्षेत्र में कभी जात और पात के आधार पर सिंधिया परिवार ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, और हमारे सामने हर बार हर समाज के प्रत्याशी आए हैं। वो हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा प्रत्याशी को चुने। हमारा दायित्व है कि जनता के समक्ष हम अपना लेखा जोखा के साथ जाएं। जैसे आपने अभी मुझे सुना, क्या 17 साल की हमारी सेवा रही है, और उसी तारतम्य में हम भविष्य में सेवा भाव के साथ कार्य करेंगे। और राहुल प्रियंका के दौरों से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई भी नेता आए उनका स्वागत है, हमारी अतिथि देव भवो की भावना है, स्वागत सत्कार भी किया जाता है, पर स्वागत सत्कार के बाद जो भी मेहमान आता है उसकी विदाई भी होती है। प्रधानमंत्री जी ने आपको पत्र लिखा है, क्या महसूस कर रहे हैं, खास करके जब बिल्कुल चुनाव मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे लिए एक पत्र लिखा, जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की, और मेरी एक शरीर के एक बूंद के साथ मेरी यही कोशिश होगी कि उनकी आशा और अभिलाषाओं पर मैं खड़े उतर पाऊँ। उमा भारती जी बुआ कहते हैं, उन्होंने सभा ली, शिवराज जी सभा ले रहे हैं, तो खास करके उमा भारती जी काफ़ी दिनों से राजनीतिक परिदृश्य से एक तरह से दूर नज़र आ रही थी, तो उनकी सभा के क्या मायने समझे? ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो वो मेरी बुआ हैं, तो मेरे लिए आशीर्वाद देने आई, इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। मेरा एक दिल का रिश्ता उनके साथ है, और अगर वो क्षेत्र में मेरी बुआ आई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और मैं उनको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ कि इतनी दूर से आई केवल मेरे लिए प्रचार करने के लिए। मैं उनका ऋणी हूँ। दिग्विजय सिंह जी भी बगल से लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उनके लोकसभा लड़ने से खास करके कांग्रेस में, जहां एक के बाद एक नेता छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ के सियासी समीकरणों में? कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है विचारधारा के आधार पर, कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है मानव संसाधन के आधार पर, रोज कोई ना कोई छोड़ के जा रहा है। कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है देश की विकास और प्रगति में अपना योगदान देने के विषय में, और अब कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है प्रत्याशी के मामले में भी। एक प्रत्याशी भी कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। पर आपने ये बात की, तो जिस तरह से अक्षय कांति बम गए या रामनिवास रावत आए, कांग्रेस का ऐसा कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। यही तो कठिनाई है, आप अपनी कमियां नहीं देख सकते। क्या कारण है कि एक के बाद एक व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है, और क्या कारण है कि एक व्यक्ति बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है?
प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र सेवा, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, प्रधानमंत्री जी की संकल्प इस देश को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए पूरा देश जुड़ रहा है इस अभियान में, और सबका स्वागत है। और कांग्रेस तो अब अंदर से ही दीमक खा लिया है कांग्रेस को और खोखली हो गई है। बस एक आखिरी मेरा सवाल था, क्योंकि पिछली दफ़े भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने मुझे कहा था मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा था, लेकिन सुमित्रा महाजन ने आपका वो गाना सुना और उन्होंने मेरे मंच पे गाना गाया, और आज तो आपने गाने से अपने सभा की शुरुआत की, तो मैं समझा नहीं, मतलब क्या उसके बाद कुछ गाने का रियाज तो नहीं शुरू किया? पर आपने सुना भी कि मैंने 2 लाइनों के बाद बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं आगे चलता तो शायद जितनी भीड़ वहाँ थी वो भी शायद गायब हो जाती। मुझे तो गाना कर्ण प्रिय लगा। अगर आप मौसम आज थोड़ा अच्छा आपके साथ बैठ के मैं चुनाव के बाद रियाज करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी सवाल सिंधिया जी, जिस तरह से राम मंदिर की बात हो रही है, आप लोग भी बार बार कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, तो क्या राम भी चुनावी मुद्दा है क्या? मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, 500 साल का सपना प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। भगवान राम चुनावी मुद्दा नहीं है। भगवान राम देश के एक एक व्यक्ति के कण कण में बसे हुए हैं। हर मनुष्य में भगवान राम है, हर व्यक्ति में भगवान राम है, और जिस व्यक्ति ने भगवान राम को पूर्ण स्थापित किया, विधि के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा करके जो युग युगांतर की सपना था उसे पूरा किया इस कालखंड में, उस प्रधानमंत्री जी के साथ 140 करोड़ जनता साथ में खड़ी है देश की, और विश्व में जितने भी प्रवासी भारतीय हैं 2.5 से 3 करोड़, वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कम से कम एक वायदा तो हमारे साथ किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो हमारे साथ बैठकर रियाज करेंगे। अब से बताओ, गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार का मजबूत किला रही है। गुना की सीट ऐतिहासिक रूप से सिंधिया परिवार का गढ़ रही है। विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर चंबल की इस सीट को लगभग 37 सालों से सिंधिया परिवार ने ही इसकी नुमाइंदगी की है। हालांकि 2009 के चुनाव में बाजी पलट गई और ये सीट सिंधिया परिवार के हाथ से छूटकर ज्योतिरादित्य के करीबी रहे कृष्णपाल यादव के कब्जे में आ गई। इसके बाद ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से होगा। भौगोलिक रूप से इलाका इतना बड़ा है कि राव यादवेंद्र सिंह के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बमौरी विधानसभा के फतेहगढ़ में वो पैदल लोगों से मिलते दिखे। राव यादवेंद्र सिंह यादव अशोकनगर से जिला पंचायत सदस्य हैं। उनकी पत्नी जनपद सदस्य, भाई जिला पंचायत सदस्य और मां भी जनपद सदस्य हैं। वो पहले बीजेपी में ही थे। पिता देशराज सिंह बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि कुछ समय पहले यादवेंद्र सिंह को छोड़कर उनका परिवार बीजेपी में शामिल हो गया, लेकिन अब वो दल बदल को लेकर तल्ख हैं। यादवेंद्र जी, औसतन एक दिन में कितनी नुक्कड़ सभाएं, कितने गांव, कहां तक पहुंच पा रहे हैं? अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम सुबह से लेके रात तक, जब तक लोग बाग जागते हैं तब तक प्रयास कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा माहौल है। रात को हम लोगों के लिए लोग बाग 12-12, 1-1 बजे तक जागते हुए मिल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कई सारे मुद्दे हैं आपके इलाके में। सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जितना भी लोगों से हम समझ पाए। तो बतौर सांसद अगर आप चुने जाते हैं तो क्या क्या और प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वयं किसान हूँ। किसान होने के नाते पानी की जो समस्या है वो तो प्रमुख है ही, और ख़ासकर हम इस क्षेत्र की बमौरी विधानसभा की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे सूखा बेल्ट है, और हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 4 बार इस क्षेत्र से सांसद रह चुके, केंद्र में मंत्री भी रह चुके, परंतु उन्होंने कभी इस ओर सिंचाई की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए कोई पहल नहीं करी। और एक लिंक परियोजना हमारी इसमें काली सिंध और चंबल नदी पार्वती, इस पर स्वीकृत हुई है,
उसमें भी इस क्षेत्र, जबकि इससे लगा हुआ है, इसी क्षेत्र से वो नदी निकलती है, इस क्षेत्र को वंचित रखा गया, भेदभाव किया गया। और इस क्षेत्र में अभी तक बहुत कुछ विकास होना चाहिए था, परंतु आप देखते आ रहे होंगे कि क्षेत्र विकास से वंचित है। और खासकर किसानों का क्षेत्र है, और किसानों के लिए तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जबकि किसानों की आय दुगनी करने की ये लोग दावा करते हैं। इन्होंने किसानों की आय दुगनी तो नहीं करी, उसको घटा जरूर दिया है। परंतु यदि हमें जनता के आशीर्वाद से मौका मिलता है तो सबसे पहला हमारी प्राथमिक तौर पर सिंचाई के लिए, किसानों के लिए हमारा प्रमुख मुद्दा है। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे किसानों की सिंचाई के लिए हम व्यवस्थाएं करवा सकें, तालाब बंधवा सकें, नहर बंद करवा सकें, जिससे हमारे किसानों की आय 2 से 3 गुनी बढ़ सके। साथ साथ इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार काम धंधे की तलाश में, कोई गुजरात में है, कोई इंदौर में है, कोई जयपुर है, कोई प्रदेश के या देश के अन्य शहरों में काम के लिए पलायन करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिंधिया जी इस क्षेत्र से लगातार 20 वर्ष सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उद्योग मंत्री भी रहे, परंतु इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगा पाए, कोई ऐसी कारखाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए जिससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। ये हमारी दूसरी बड़ी समस्या है। तो हम अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र के लिए ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं, ऐसे क्या उद्योग लगवा सकते हैं जिससे हमारे क्षेत्र की जो बेरोजगारी है वो दूर हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन न करना पड़े। तीसरा हमारा मुद्दा शिक्षा को लेकर है। इस क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थान नहीं है, हमारे क्षेत्र में हर व्यक्ति सक्षम नहीं है जो अपने बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ा सके, तो मजबूरी में उनको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है बीच में। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई अच्छे शिक्षण संस्थान हो। इसके साथ साथ अगर मुद्दों की बात करी जाए, मूलभूत मुद्दों की बात करी जाए, तो हमारा क्षेत्र में देखें तो सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है। लगातार डबल इंजन की सरकार जैसा वो कहते हैं कि केंद्र में भी है, राज्य में भी है, सब कुछ होने के बाद भी इस क्षेत्र में जो कुछ होना चाहिए था, अगर हम अगल बगल के लोकसभा क्षेत्रों से भी तुलना करें तो हमारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ, बहुत स्थिति खराब। बमौरी में तो जो आपके विधायक थे उन्होंने एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री को हराया, लेकिन बाकी विधानसभाओं से और पूरे आपके सामने आप खुद ही कह रहे हैं कि 20 साल नुमाइंदगी की, कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आपको लगता है कि आप एक गंभीर चुनौती उनके सामने पेश कर पा रहे हैं? क्या सारे समीकरण आपको लगता है कि आपके पक्ष में जा रहे हैं? देखिए, गंभीर चुनौती तो आज से 5 वर्ष पूर्व उनको मिल गई थी और वो इस क्षेत्र से जा भी चुके थे, परंतु ऐसा घटनाक्रम हुआ कि दल बदला, क्या क्या किया आप सबको पता है, और वो दोबारा इस मैदान में आए हैं। इस क्षेत्र की जनता उन्हें 5 साल पहले भी नकार चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आम जनता फोन पे बात नहीं कर सकता, जिस जनप्रतिनिधि से जिससे मिल नहीं सकता, जो यहाँ का निवासी ही नहीं है, दिल्ली में रहता हो। अभी तो रोज घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी तस्वीरें खूब सारी। चुनाव में तो खूब आते हैं, खूब सब आते हैं सब प्रत्याशी, परंतु आज से उनसे 5 साल पहले हार के गए थे। अब तो 5 साल पुरानी बात करूं, मैं ज़्यादा पुरानी नहीं कर रहा, तो 5 साल में इस गुना संसदीय क्षेत्र में कितनी बार आए? मुझे नहीं लगता कि 1 बार या 2 बार आए होंगे। तो जो व्यक्ति चुनाव हारने के बाद नहीं लौटे और जीतने के बाद भी नहीं लौटते थे, तो इस बार तो इस क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, और पहले भी क्षेत्र की जनता ने लड़ा था जब इनको नकारा था, इस बार भी इनको नकार रही है, और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ इस क्षेत्र से जीत रही है। मेरा आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है, थोड़ा सा कड़वा आपको लग सकता है, क्योंकि ये दल बदलने का सीजन है। आपकी पार्टी से लगातार रोज 2 मौजूदा विधायक चले गए, जो पूर्व मंत्री भी रहे थे चले गए, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी चले गए, आप खुद बीजेपी से आए हैं। क्या आप आश्वस्त कर पाएंगे कि आप अब दल बदल नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, आपके कुछ परिजन भी बीजेपी में हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं दल बदल के जरूर आया हूं, लेकिन मैं सत्ताधारी दल को छोड़ के विपक्ष में आया हूं, और जो लोग जा रहे हैं वो विपक्ष से सत्ताधारी दल में जा रहे हैं, सत्ता की मलाई के लिए जा रहे हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नेता किसी भी दल से किसी भी दल में जाए, कितने भी नेताओं को ये दबाव में या लालच में अपनी पार्टी में ले जा सकते हैं, परंतु ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता कहीं नहीं जा रहा, मतदाता वहीं के वहीं है, मतदाता जहां मत देना चाह रहा है वहीं देगा। इस बार मतदाता कांग्रेस को मत देना चाह रहा है, कितने भी नेता ले जाएं, परंतु मत कांग्रेस पार्टी को ही दे रहे हैं। घर में झगड़ा तो नहीं होगा? नहीं, क्यों होगा, सबकी अलग अलग विचारधारा है, ऐसा कुछ। आप क्या नाराज होकर आए थे या क्या बात थी? मैं नाराज नहीं, मैं सिंधिया जी और इनके चमचों से प्रताड़ित होके
मैं नहीं, मेरे साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे और वो सभी पीड़ित थे सिंधिया जी के लोगों से और सिंधिया जी के लोगों के व्यवहार से। किस तरीके से वो भाजपा के मूल कार्यकर्ता थे, उनका शोषण करते थे, उनको अपमानित करते थे और उनको परेशान किया जाता था। उन्हें आज तो मैं तो पुरानी जो मेरे साथ आए उसके अलावा आज भी ये स्थिति बनी हुई है। कुछ केपी लोग यादव का सहयोग तो नहीं मिल रहा है कहीं चुपके से? नहीं, केपी यादव जी भाजपा के हैं और वो तो शायद इस क्षेत्र में है भी नहीं। यादव वोट बैंक अच्छा खासा है। जी, यादव वोट बैंक भी अच्छा खासा है, परंतु एक वोट बैंक से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव के लिए हमें सभी वोट बैंक और सभी जाति सभी धर्मों के वोटों की आवश्यकता होती है, वो हमें मिल रहा है इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आप अच्छे से चुनाव लड़े। आईएनएस रात दिन आपके विकास। गुना के लगभग 17 लाख मतदाताओं में 2.5 लाख आदिवासी हैं, लगभग 2 लाख यादव वोटर इस लोकसभा क्षेत्र में हैं। वैसे समस्याओं की फेहरिस्त भी लंबी है। और मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि धर्म पे और जाति पर। डेवलपमेंट पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। कई सारी चीजें हैं जो बहुत पहले मुश्किल थी, जो अब काफी आसान है। हालांकि समस्याएं व्यापारियों को पहले भी रही हैं और हमेशा रहती हैं, और हम कोशिश और आशा उनसे यही करते हैं कि जो समस्याएं हैं और आगे जो आएंगी उनको, उन समस्याओं को बीजेपी शासन में सुना जाएगा और उनको अच्छे से हल किया जाएगा। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से असुरक्षित है, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है सुरक्षा के मामले में। कुछ लोग मानते हैं कि गुना में सिर्फ महल फैक्टर है, लेकिन जनता पानी, गुना में रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट केंद्र, गौ अभ्यारण्य, माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी जैसा ऐलान को लेकर सवाल पूछती है। नेताओं के पास जवाब में आश्वासन है। गुना से अपने सहयोगी अतुल गौर और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।